हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। आज की कक्षा नौवीं कक्षा में बच्चों, हमारा आज का विषय है गणित भाग पहला, बीजगणित से संबंधित यह घटक अलजेब्रा से संबंधित यह घटक होता है, जिसके अंतर्गत हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्यपुस्तक से लेसन नंबर 5 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसका भाग दूसरा हम देखेंगे। 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण भाग 2। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो हम शुरू करेंगे सीधे सीधे युगपत समीकरण, क्योंकि इसके पहले हमने 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरणों का अलग अलग हल देखा। फिर जब हम एक साथ विचार करते हैं तो उन्हें युगपत समीकरण या साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। अब हम युगपत समीकरण को हल करने की विधि जो हमने सीखी है उस पर आधारित शाब्दिक उदाहरण देखेंगे। शाब्दिक उदाहरण मतलब व्यवहारिक उदाहरण, उपयोजन, एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। सीधे हम चर्चा करेंगे उदाहरण। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, शाब्दिक उदाहरण लेते हैं और उन्हें हम समीकरण में कैसे परिवर्तित करते हैं और समीकरण में परिवर्तित करके उसे किस तरह से हल किया जाता है ये हम जानेंगे। 2 संख्याओं का योगफल 10 है। यदि उनका गुणनफल 24 हो तो वे संख्याएं बताइए। यह एक प्रश्न है, मान लीजिए। तो इसमें कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है प्रश्न का, उसे समझना है। जैसे पहला, शाब्दिक उदाहरण ध्यान से पढ़िए, हमने पढ़ना है उसे, प्रत्येक भाग उसको देखना है। और दी गई जानकारी में जो व्यंजक है, किन 2 राशियों व्यंजकों की चर्चा की गई है, उसके लिए हम चरांक का प्रयोग XY, AB, LM, PQ कोई भी ले सकती हैं। सामान्य तौर पर हम XY लेते हैं और अधिक है तो AB भी लेते हैं। उसके बाद दी गई जानकारी के हिसाब से उसका समीकरण बनाएंगे, शर्तों को पूरा करने वाले समीकरण बनाएंगे और फिर समीकरण को हल करेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पर 2 चरांक आएंगे तो 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण को हल कैसे करते हैं उस हिसाब से ही हमें यह देखना होगा। तो जानकारी में संख्याएं हैं व्यंजक, यानी 2 संख्या, तो हमें एक x एक y मानना होगा, एक a या एक b मानना होगा। इस तरह से मानेंगे। और उसके बाद जानकारी है कि उनका योगफल या उनका गुणनफल या उनका अंतर या तुलनात्मक, इस तरह से अलग अलग जानकारी दी गई होगी। इसी जानकारियों को ध्यान में रखकर हमें समीकरण बनाना है और हल करना है। चलिए, वो रहा एक उदाहरण। अब हम चलते हैं लीनियर इक्वेशन बनाकर किस तरह से उदाहरण को हल करते हैं। एक उदाहरण है यह, 2 संख्याओं का योगफल 10 है। ध्यान से पढ़ा हमने। यदि उनका अंतर 2 हो तो वे संख्याएं बताइए। तो हल, पहले हमें 2 संख्याएं बताना है ना।
तो उन दो संख्याओं में से एक को x, एक को y मानेंगे, जानकारी के हिसाब से, शर्तों के हिसाब से। तो माना वे संख्याएं x तथा y हैं, या माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y है, या अंतर है तो हम मान सकते हैं माना बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y है, तो अंतर x माइनस y रखेंगे। अब जानकारी पहली शर्त है योगफल 10 है, इन दो संख्याओं का योगफल 10 है, ये पहली जानकारी है। तो हम कैसे समीकरण बनाएंगे? योगफल 10 है तो पहली संख्या हमने क्या माना? x और दूसरी y, और शर्त के अनुसार इन दोनों का योगफल 10 है, तो बराबर 10। तो ये एक समीकरण बन गया, दो संख्याओं का योगफल 10 है। अगर हम यहीं पर छोड़ देंगे तो हमें क्या उत्तर मिलेगा? यह दो चरांक वाला समीकरण बना तो इसके असंख्य हल होंगे, जबकि हमें असंख्य उत्तर तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दो शर्त है उसमें। पहली शर्त के अनुसार योगफल 10, दूसरी जो जानकारी या शर्त है उसमें दिया गया है उनका अंतर 2 है, यानी अंतर, डिफरेंस। तो संख्याओं का अंतर 2 है, इसलिए अब बड़ी संख्या हमने x मान ली है, तो x में से y घटाएंगे या उसका अंतर लेंगे, वो किसके बराबर होगा? 2 के। तो यहाँ पर यह दूसरा समीकरण हमें मिल गया। अब देख रहे हैं दो चरांकों वाले दो रेखीय समीकरण मिले। एक ही जानकारी एक ही प्रश्न के लिए दोनों ये चरांक हैं, मतलब दो समीकरणों का एक साथ विचार करेंगे तो यह एक युगपत समीकरण बन गए। समीकरण 1, समीकरण 2। अब समीकरण बन जाने के बाद अब इन्हें हमें क्या करना है? हल करना है, जैसा कि हमने इसके पहले के लेसन में जाना किस तरह से युगपत समीकरण हल किया जाता है। तो चरांकों को ध्यान से देखेंगे, उनके गुणांकों को ध्यान से देखेंगे। अगर गुणांक समान है, समान चरांकों के यानी सजातीय पद के गुणांक समान हैं, तो सीधे सीधे हम जोड़ या घटाने की क्रिया कर सकते हैं। चिन्ह अगर विपरीत है तो जोड़ देंगे तो कट जाएगा, चिन्ह अगर समान है तो घटाने पर वह कट जाएगा। ओके, तो हम देख रहे हैं y जो है वो एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो हम जोड़ेंगे तो दोनों y कट जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 को अगर जोड़ना हो तो y जो है कट जाएगा। तो बचा क्या? x और x, 2x हो गए, बराबर 10 धन 2 12। 2x बराबर 12, तो x बराबर कितना? 12/2 मतलब 6। तो हमें x का मान मिल गया, एक चरांक का मान। अब हर बार की तरह क्या करेंगे? इस x का मान जो है, यह मान हम किसी भी एक समीकरण जो ऊपर है 1 या 2, किसी में भी हम रख सकते हैं जो हमें आसान लगे। किसी एक समीकरण में इसका मान रखेंगे तो दूसरा चरांक है जो y, उसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर 6 का मान हम समीकरण 1 में रख के देखते हैं, और समीकरण 1 क्या है? x धन y बराबर 10। x की जगह पर 6 आ जाएगा, तो धन y बराबर 10, तो y बराबर 10, x 6 का पक्षांतर हो जाएगा, ऋण 6 हो गया, तो y बराबर 10 ऋण 6 बराबर 4। तो y का मान 4 और x का मान 6 हमें मिला था। इसलिए प्रश्न में पूछा गया वे संख्याएं कौन सी हैं? तो वे संख्याएं 6 तथा 4 हैं। उत्तर जरूर चेक कर लीजिए, क्या योगफल 10 आता है इनका 6 और 4 का? बिल्कुल सही। और दूसरा शर्त है अंतर 2, तो क्या 6 और 4 का अंतर 2 होता है? वह भी सही है। मतलब हमारा उत्तर
बिल्कुल सही है। उदाहरण 2 आपके पाठ्य पुस्तक का है, पेज नंबर 88। ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न कभी कभी लंबे शब्द वाले यानी अधिक बड़े बड़े वाक्य होते हैं। कोई बात नहीं, जितना बड़ा वाक्य उतना सरल सा वह हो जाता है। केवल उन्हें ध्यान से पढ़ना है और चरांकों का उपयोग करना है, समीकरण बनाना है। सबसे पहले सलील की वर्तमान आयु संग्राम की वर्तमान आयु के आधे से 23 वर्ष अधिक है। मतलब यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक सलील एक संग्राम। तो दो जानकारी है, दोनों की वर्तमान आयु के बारे में पूछा गया है। तो हम एक को x, एक के आयु को y मानेंगे। तो हमारा स्टेप क्या है? पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, फिर उसके व्यंजक को समझना, जानकारी को समझना, चरांक मानना और फिर उचित समीकरण बनाना और हल करना। यहाँ पर जानकारी किसकी है? वर्तमान आयु की जानकारी है और वह मानना है हमें एक्स वाई। उसमें तुलना दिया गया है कि सलील की जो वर्तमान आयु है वो संग्राम की वर्तमान आयु के आधे से 23 वर्ष अधिक है। दूसरी जानकारी है 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले। ध्यान रखो, आयु में जब भी प्रश्न ऐसे आते हैं 5 साल पहले मतलब दोनों की आयु 5 साल कम हो जाएगी, यानी दोनों में से 5 घटेगा। 5 वर्ष बाद पूछा गया हो तो 5 वर्ष जोड़ेंगे दोनों में, दोनों 5-5 साल बढ़ जाएंगे ना। तो सबकी उम्र एक साथ उतनी कम होगी या एक साथ उतनी बढ़ेगी। ऐसे प्रश्नों में, आयु के प्रश्नों में ये ध्यान रखना है। तो 5 वर्ष पूर्व जो उनकी आयु थी उनको मिलाने पर 55 आता था, योगफल 55 है। तो ये दूसरी जानकारी है। इन्हीं दो जानकारी पर समीकरण हमें तैयार करने हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों की वर्तमान आयु को मान लेते हैं। माना सलील की वर्तमान आयु x तथा संग्राम की वर्तमान आयु y है, ये मान लिया हमने। अब क्या है? सलील की आयु संग्राम की आयु के आधे से 23 वर्ष अधिक है। किसकी आयु? सलील की आयु। तो सलील की आयु x हमने माना है, ये किसके बराबर है? ये संग्राम की आयु यानी जो y है उसके आधे, आधे मतलब y/2। ध्यान दीजिए कैसे समीकरण बनाया जा रहा है। समीकरण के स्टेप देखिए। तो संग्राम की आयु वायु उसके आधे, वाक्य में लिखा है ना आधे से आधा हो गया, उससे 23 वर्ष ज़्यादा है। तो धन कितना आएगा? 23। तो इस तरह से शाब्दिक जो वाक्य हैं उसे हमने समीकरण में, गणितीय समीकरण में बदल दिया। अब बटे 2 है, 2 से भाग है y में, इसलिए हम उसको सरल करने के लिए 2 का गुणा करेंगे ताकि हर की संख्या कट जाए। तो इसलिए 2 से गुणा करते हैं दोनों पक्षों में, तो x में 2 से गुणा करेंगे तो 2x, y/2 में 2 से गुणा करेंगे तो y बच जाएगा, और 23 में 2 से गुणा करेंगे तो 46। ये कैसे प्राप्त हुआ? दोनों पक्षों में 2 से गुणा किया। अब इसको हम एक समीकरण बनाते हैं। 2x, y को पक्षांतर करेंगे तो -y बराबर 46। यह हमें एक सामान्य रेखीय समीकरण मिला, 2 चरांक वाले। इसको नोट कर लेंगे। अब 5 वर्ष पूर्व चलते हैं, 5 साल पहले। तो 5 वर्ष पूर्व सलील की आयु कितनी होगी? आज x है, 5 साल पहले मतलब 5 वर्ष छोटा था वो, अर्थात x में से 5 कम, है ना। ठीक उसी प्रकार संग्राम की 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी? संग्राम की आज की आयु y है, उसमें से 5 कम हो गया। तो ये जो आयु दिख रही है ये 5 साल पहले की है दोनों की। और प्रश्न में क्या लिखा गया है? 5 साल पहले पूर्व उनकी आयु का योगफल 55 था।
तो उनकी आयु का योगफल 55 था, बराबर। तो ये 55 किसका है? 5 साल पहले। तो 5 साल पहले सलील की आयु x-5, संग्राम की आयु y-5, दोनों का योगफल उस समय कितना था? 55। यह प्रश्न में दी गई दूसरी जानकारी। इसको सरल करते हैं। x और y एक साथ, -5 हो गया -10 बराबर 55। सरल करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 55 -10 पक्षांतर हो गया +10 हो गया, अर्थात ये किसके बराबर आएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 65। 65 मिल गया। और यह रहा हमारा दूसरा समीकरण, दूसरा दो चरांक वाला रेखीय समीकरण। तो अब हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हो गए हैं। कौन कौन से दो समीकरण? पहला हमें मिला था 2x - y इक्वल टू 46, ये पहला, और x प्लस वाई इक्वल टू 65, ये दूसरा। अब इन दोनों समीकरण को हम जैसे हल करते हैं वैसे ही हल करना शुरू करेंगे। चरांक को ध्यान से देखो। तो x जो चरांक है उसके गुणांक 2 और 1 हैं, y जो चरांक है उसके गुणांक 1 1 हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम जोड़िया घटाने की क्रिया करेंगे y में, ताकि y का विलोपन हो जाए, गायब हो जाए। प्लस और माइनस है, मतलब हम सीधे सीधे जोड़ेंगे तो कट जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने के लिए हम एक के नीचे एक लिखते हैं और जोड़ की क्रिया करते हैं। तो y से y कट गया, 2x और x जोड़ने पर 3x, और 46 65 इसको जोड़ने पर 111 आ गया, अर्थात 3x बराबर 111। इसलिए x बराबर 111/3। 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 37, 37 बचा। तो x इक्वल टू 37। तो x का मान 37 मिल गया। तो हमने समीकरण को हल किया तो x का मान 37 मिला। अब इसी 37 का मान हम चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें, हमें y का मान मिल जाएगा। तो x बराबर 37 का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं, क्योंकि समीकरण 2 जो है ये बहुत आसान लग रहा है मुझे, तो मैं इसमें रख रहा हूँ। तो x की जगह पे 37 हो जाएगा, धन y बराबर 65। इसलिए y बराबर 37 का पक्षांतर हो जाएगा -37। तो इसका मतलब y बराबर हल करने पर 28 मिला। 65 - 37 28। तो x 37, y 28 मिल गया। तो सलील की वर्तमान आयु 37 वर्ष, और संग्राम की वर्तमान आयु 28 वर्ष है। अब आप चेक कर सकते हैं उत्तर को। वर्तमान आयु तो आधे से किसकी? संग्राम की 28 है, उसकी आधा 14, 14 से 23 ज़्यादा करेंगे तो 37 आता है। दूसरी जानकारी में 5 वर्ष पहले दोनों की आयु कितनी होगी? तो सलील की 37 आज है तो 32 होगी, संग्राम की आज 28 है तो 23 होगी। 32 और 23 मिलाकर 55 था, प्रश्न में दिया गया है। ओके, इस तरह से ये चेक हो गया। फाइनल उत्तर सलील की वर्तमान आयु 37 वर्ष, संग्राम की वर्तमान आयु 28 वर्ष हुई। चलिए तीसरा उदाहरण देखते हैं, आपके पाठ्य पुस्तक का ही है। कोई 2 अंकों वाली संख्या उसके अंकों के योगफल की चौगुनी है। ध्यान से देखेंगे प्रश्न को, ये संख्याओं का प्रश्न है। इसमें किस तरह से परिवर्तन होता है, कैसे हम चरांकों को मानते हैं। तो 2 अंकों वाली संख्या, जैसा कि आप जानते हैं 2 अंकों वाली संख्या में एक इकाई होगा, एक दहाई होगा।
इकाई दहाई, बराबर, ये ध्यान रखेंगे। तो 2 अंक वाली संख्या है और उनके अंकों का योगफल की चौगुनी है। ये जो संख्या है अंकों को जोड़ने पर जो भी आएगा उसका चौगुना है। उसके अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या, क्या मतलब हुआ? अंकों का स्थान बदल दिया, इकाई को दहाई पर, दहाई को इकाई पर उलट दिया हमने। तो अब जो नई संख्या प्राप्त हो रही है वो क्या है? वो मूल संख्या के यानी जो पहली संख्या थी उसके दुगने से 9 कम है। तो यहाँ पर 2 जानकारियाँ हमें मिली। पहला है जो संख्या है मूल वो अंकों के योगफल की चौगुनी है। उसके बाद दूसरा है अंक परिवर्तन से जो नई संख्या मिली वह मूल संख्या के दुगने से 9 कम है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, तो पहले 2 अंक वाली संख्या है उसमें इकाई और दहाई है, तो हम मानेंगे माना दी गई 2 अंक वाली संख्या का इकाई स्थान x, ध्यान रखेंगे इकाई x है और दहाई y हमने मान लिया। इकाई को x, दहाई को y। चलिए अब सारणी के अनुसार हम उन संख्याओं, उन मूल संख्या और नई संख्या को लिखने का प्रयास करते हैं। मूल संख्या के हिसाब से एक सारणी बनाते हैं जिसमें दहाई का अंक, फिर इकाई का अंक। दहाई कितना माना है हमने? y। इकाई कितना माना है? x, मूल संख्या के लिए। तो इकाई x, दहाई y। अब मुझे बताइए इकाई और दहाई अगर आपको पता है तो संख्या आप लिख सकते हैं क्या? मान लीजिए इकाई 1 है, दहाई 2 है, संख्या कैसे लिखेंगे? 2 1 यानी 21। 21 कैसे बनता है? दहाई में 10 का गुणा होने के बाद 20 धन 1 होता है। वैसे ही चरांकों में भी वही क्रिया, दहाई में 10 का गुणा करेंगे और उसमें इकाई जोड़ेंगे तो संख्या बनती है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। 10y क्यों लिखा? क्योंकि दहाई में 10 का गुणा होने के बाद इकाई में उसको जोड़ेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होती है, तो उसमें इकाई को जोड़ दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमेशा इस तरह की संख्या के प्रश्न में। तो संख्या बन गई 10y धन x और दोनों अंकों का योगफल कितना होगा? अंक है x और y, तो अंकों का योगफल x धन y। ये तो सामान्य सी बात है, एक x है दूसरा y। तो ये सारणी किस हिसाब से पूरी हुई? मूल संख्या के लिए ये जानकारियां हैं। अब हमने दूसरा स्टेप क्या है जानकारी का? उलट दिया संख्या को तो एक नई संख्या प्राप्त होगी इकाई और स्थान बदलने पर। तो स्थान बदलने से जो नई संख्या मिली है उसको देखते हैं। उसमें सारणी में दहाई का अंक क्या होगा? तो जो इकाई था वो दहाई बन गया और इकाई का स्थान क्या होगा? तो जो पहले दहाई था वो इकाई बन गया। तो इकाई और दहाई का स्थान बदल गया। तो अब संख्या क्या होगी? संख्या बनाने का तरीका क्या है? दहाई में 10 का गुणा। अब दहाई x है इसलिए x में 10 से गुणा धन इकाई, इकाई अब है y। 10x धन y ये अब नई संख्या बनी जो कि मूल संख्या के स्थान परिवर्तन के बाद बनी है। और नई संख्या में भी अंकों का योगफल क्या आएगा? तो अंक तो वही है x और y, इसलिए उनका योगफल x धन y, तो x और y का योगफल। तो अब ये सारणी हमारे पास अवेलेबल है। इसी सारणी को देखकर हम प्रश्न की जानकारी के हिसाब से समीकरण बनाएंगे। तो अब पहली जानकारी क्या है कि 2 अंक वाली संख्या अंकों के योगफल की चौगुनी है। तो पहली शर्त है कि ये जो संख्या है मूल संख्या 10y धन x ये क्या है? किसके बराबर है? अंकों के योगफल के, यानी इनके जो अंकों का योगफल है उसका 4 गुना है, ये गुणे 4। ये एक पहली शर्त थी।
इसको हम सरल रूप देंगे। उसके बाद दूसरी शर्त क्या है? प्रश्न में लिखा गया है कि दूसरी शर्त है, मतलब स्थान परिवर्तन से जो नई संख्या बनी, नई संख्या कौन सी बनी? 10x धन y। ये किसके बराबर है? ये लिखा है कि मूल संख्या के, तो मूल संख्या कौन सी है? 10y धन x। मूल संख्या के दुगने, तो इसका 2 गुना, और दुगने से 9 कम है, मतलब 9 घटाएंगे। तो बिल्कुल जानकारी के हिसाब से जैसा कहा गया है प्रश्न में, उस कथन के हिसाब से हमने यह एक समीकरण तैयार किया। अब दोनों को सरल रूप देंगे, पहली शर्त के अनुसार और दूसरी शर्त के अनुसार जो समीकरण मिला, और हमें दो रेखीय समीकरण मिल जाएंगे, दो चरांक वाले। पहला हम चेक करते हैं लेफ्ट साइड वाला, 10y धन x बराबर 4 से गुणा करेंगे, कोष्टक टूट जाएगा, 4x प्लस 4y। पक्षांतर करते हुए सजाती पदों को इकट्ठा करेंगे, x माइनस 4x हो गया, प्लस 10y प्लस 4y का माइनस 4y हो गया, राइट साइड में बचा 0। x माइनस 4x हो गया माइनस 3x, प्लस 10y माइनस 4y इक्वल टू 6y इक्वल टू 0। इसलिए अब हम क्या करते हैं, 3 से भाग दे देते हैं, तो माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण हमने मान लिया। अब दूसरी तरफ राइट साइड का देखते हैं, सरल करते हैं। 10x प्लस वाई पहले जैसा ही है, बराबर 2 से गुणा करेंगे, कोष्टक में 20y प्लस 2x माइनस 9, कोष्टक के बाहर है। अब सजाती पदों को एक साथ रखेंगे, 10x, राइट साइड में प्लस 2x को यहाँ माइनस 2x, फिर प्लस y पहले से ही है, माइनस 20y राइट साइड में आ गया, बराबर माइनस 9। सरल करेंगे, सजाती पदों को हल करेंगे, 10x माइनस 2x 8x, y माइनस 20 y माइनस 19 हो गया, y इक्वल टू माइनस 9। इस तरह से यह बन गया समीकरण दूसरा। अब आप पहला और समीकरण दूसरा, दो चरांक वाले दो रेखीय समीकरण है, अब इसको हम युगपत समीकरण की तरह से हल करेंगे। अब दोनों को ध्यान से देखेंगे तो एक भी चरांक जो हैं सजाती पद के गुणांक समान नहीं है। x 8x है, 2y और 19y है, तो सरल कैसे करेंगे, समान कैसे करेंगे? तो समीकरण एक में अगर 8 से गुणा कर दें तो वो ऋण 8x हो जाएगा, और नीचे 8x पहले से ही है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो बन जाएगा ये समीकरण पहला क्या बन जाएगा, माइनस 8x प्लस 16y इक्वल टू 0। 8 से गुणा किया हमने पहले समीकरण में, तो यह मिला, इसको हम दे देंगे नंबर 3। अब नंबर 3 और नंबर 2 जो है उसको चेक करें, तो दोनों में x का गुणांक 8 8 है, चिन्ह विपरीत है, मतलब हम सीधे सीधे 2 और 3 को जोड़ते हैं। तो ये रहा दूसरा समीकरण और ये रहा तीसरा समीकरण। इसको अगर हम जोड़ें तो x वाले गुणांक कट जाएंगे, 0 बचेगा, माइनस 3y इक्वल टू माइनस 9। सरल करेंगे, माइनस 3 डिवाइड कर देंगे, तो y इक्वल टू 3, तो y का मान 3 आ गया। और हम क्या करेंगे, इस y के मान को किसी भी समीकरण में रखेंगे, समीकरण एक में रखते हैं, तो इस समीकरण में y की जगह पर 3 रखने पर 2y बराबर 6 हो गया, 6 समीकरण बन जाएगा, माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू प्लस 6। सीधे सीधे x को पक्षांतर कर देंगे तो x धनात्मक हो जाएगा, x बराबर 6 प्राप्त होगा। तो y भी मिल गया 3, x मिल गया 6, मतलब इकाई और दहाई हमें प्राप्त हो गया। इकाई 6
दहाई 3, लेकिन प्रश्न में इकाई दहाई नहीं पूछा है, प्रश्न में वह संख्या पूछी गई है, तो इसलिए वह मूल संख्या क्या होगी? संख्या क्या थी याद है आपको? 10y + x सारणी में बना हुआ है वो। तो 10 गुणे दहाई, दहाई 3 है, धन इकाई 6 है, अर्थात 10 गुणे 3 30, धन 6 बराबर 36। तो वह मूल संख्या कौन सी हुई? वह मूल संख्या 36 है। इस तरह से हमें उत्तर प्राप्त हुआ। अब आपकी पाठ्य पुस्तक का प्रश्न संग्रह 5.2 पेज 90 पर यह है। हम पहला उदाहरण देखते हैं। किसी लिफाफे में कुछ 5 रुपए के और कुछ 10 रुपए के नोट हैं। तो यहाँ नोट हैं, एक 5 रुपए वाले, 10 रुपए वाले। तो यहाँ पर हमें दो चरांक x और y मिलेंगे। नोटों का कुल मूल्य 350 रुपये है। तो 5 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या के दुगने से 10 कम है। ये दूसरी जानकारी। पहली जानकारी है नोटों का मूल्य, दूसरी जानकारी है नोटों की संख्या। तो लिफाफों में 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों मिलाकर कितनी संख्या है नोटों की? तो शुरू करते हैं। माना लिफाफे में 5 रुपए वाले कुछ हैं, मतलब x हैं, और 10 रुपए वाले y नोट हैं। अब मुझे बताइए, 5 रुपए वाले 2 नोट होंगे तो 5 दूनी 10 रुपया कीमत होगी। 5 रुपए वाले 10 नोट होंगे तो 5 दहा में 50 नोट रुपया होगा। तो 5 रुपए वाले x नोट होंगे तो कीमत कितनी होगी? 5x, और दोनों मिलाकर 350 रुपये हैं। इसलिए 5 रुपये की कीमत कुल होगी 5x, और 10 रुपये वाले नोटों की कीमत होगी 10y। इनका कुल मूल्य प्रश्न में दिया गया है 350 रुपये। सरल करेंगे, 5 से भाग दे देते हैं दोनों पक्षों में। तो यह हो जाएगा x धन 2y, 5 से भाग देंगे तो 70, 5 से कट गया। तो एक ये सरल समीकरण मिल गया पहली जानकारी के हिसाब से। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है 5 रुपए के नोटों की संख्या, मतलब वो x, वो किसके बराबर है? 10 रुपए के नोटों की संख्या अर्थात y के दुगने, यानी 2 गुना हो गया, से 10 कम है, -10 हो जाएगा। इसको सरल रूप दें तो ये हो जाएगा x -2y, पक्षांतर हो गया, बराबर -10 ऋण 10। और ये हो गया दूसरा समीकरण। पहला और दूसरा समीकरण हमें प्राप्त हो गया। दोनों में x x दिख रहा है, मतलब अगर हम, और दोनों में 2y भी दिख रहा है, एक में धनात्मक है एक में ऋणात्मक है, तो जोड़ने का काम करें तो y कट जाएंगे। तो x धन 2y बराबर 70, और दूसरा था x ऋण 2y बराबर ऋण 10। अब हम क्या करेंगे? सीधे सीधे इनको जोड़ देंगे। तो 2y कट जाएंगे, 2x बराबर 60 हो गया। ये कैसे प्राप्त हुआ? 1 और 2 को जोड़ने पर। इसलिए x बराबर 60/2, मतलब 30। तो x का मान 30 आ गया। अब ये मान हम किसी भी एक समीकरण में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं क्या मिलता है। तो x धन 2y बराबर 70, ये पहला समीकरण है, उसमें x 30 हो गया। तो 30 धन 2y बराबर 70, तो 2y बराबर 70, 30 का पक्षांतर हुआ -30, तो 2y बराबर 40। इसलिए y बराबर 40/2 अर्थात 20। तो यहाँ पर x 10 हुआ और x 30 हुआ, सॉरी, और y 20 हुआ। यानी 5 रुपये का 30 नोट, 10 रुपये का 20 नोट। नोटों की कुल संख्या कितनी पूछी गई है? तो नोटों की कुल संख्या 30 और 20, मतलब कितने नोट हैं? 50 नोट हैं।
तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।